हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 11th में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया बीमाओं के उपयोग में पहला बीमा पहला जो बता दिया गया था बीमा का उपयोग, ठीक है। आज दूसरा और तीसरा जो है बताया जाएगा, यानी कि 3 उपयोग होते हैं इसके। तो दूसरा है किसी भौतिक राशि के समीकरण का विमीय संतुलन का परीक्षण करना। विमीय संतुलन का मतलब समझेंगे पहले आप लोग। जैसे मान लीजिए कि कोई भी भौतिक राशि लिखी हुई है, भौतिक समीकरण लिखा होता है, तो उसके दोनों पक्षों का अगर हम लोग अलग अलग बीमा लिखें तो दोनों क्या होता है, समान होता है, ठीक है। जैसे कोई भी फार्मूला ले लीजिए, ठीक है, तो उस फार्मूले के दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर आप बीमा लिखते हैं तो दोनों बीमा क्या होता है, दोनों साइड का बराबर होता है। तो इसी को कहते हैं विमीय संतुलन। ये लिखा हुआ है किसी भौतिक राशि के दोनों ओर के पदों की बीमाएं ठीक एक ही जैसे होती हैं। यदि ऐसा नहीं है तो विमीय समीकरण यानी कि वह समीकरण क्या होगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो अब जो है दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कोई भी जो है भौतिक समीकरण आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, ये भी एक भौतिक समीकरण है। E बराबर mc² होता है, ये भी भौतिक समीकरण। तो इस तरह के तमाम जो है सूत्र आपको मिलते हैं जिनका विमीय संतुलन हम कहेंगे तब कि जब लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र जो होगा वही राइट हैंड साइड का भी क्या होगा, विमीय सूत्र होगा। तब जाकर के वह भौतिक समीकरण क्या होता है, सही माना जाता है। अगर ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र अगर जितना है उतना ही अगर राइट हैंड साइड की बीमा नहीं आ रही है तो क्या है, वह समीकरण गलत माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज लिखा हुआ है आपका। अब आइए एक उदाहरण हमने लिख रखा है, ठीक है, कि कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर सके। तो ये 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन साहब के द्वारा। न्यूटन साहब ने कहा था 2 कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होता है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपन r², जहां m1 m2 क्या है, 2 कणों का क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। और कैपिटल G क्या है, स्थिरांक है, और R क्या है, दोनों कणों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अब इसका विमीय परीक्षण करते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखेंगे और राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखेंगे अलग अलग। और अगर दोनों जो है बराबर आते हैं, दोनों एक ही जैसे आते हैं, तो इसका मतलब कि ये समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा, यानी कि सही होगा। तो अब आइए जो है पहले लिखते हैं कि समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखने पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में F है। F क्या है, बल है, तो बल का विमीय सूत्र। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र बराबर बल का विमीय सूत्र। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए F है, बल है, तो बल का विमीय सूत्र आप जानते हैं mLT का पावर क्या होता है, -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 का पावर 1 लगा सकते हैं, m का पावर 1 लगा सकते हैं, l का पावर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अब राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखते हैं। अब इसमें तो कुछ कैलकुलेशन तो करना नहीं है, सिंगल है बल। अब राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखिए जो राइट में है, यानी कि इसका विमीय सूत्र लिखिए। इसका विमीय सूत्र कैसे आएगा, तो इसका विमीय सूत्र का मतलब G का विमीय सूत्र गुड़े, यहाँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, गुड़ा m1 m2 का विमीय सूत्र, मतलब ये द्रव्यमान है दोनों का विमीय सूत्र, बटा R मतलब r² का विमीय सूत्र। r² मतलब 2 कणों के बीच की दूरी का विमीय सूत्र। तो अब देखिए G का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल G का m का पावर -1 l³ t का पावर क्या, -2। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आ गया, कैपिटल G का विमीय सूत्र। तो देखिए यहीं से आप निकाल लीजिए कैपिटल G का मान। तो कैपिटल G का मान जब यहां से आप निकालेंगे तो कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो F इंटू r² अपान क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। अब G का विमीय सूत्र लिखने का मतलब F का विमीय सूत्र इंटू R का विमीय सूत्र बटा m1 m2 का विमीय सूत्र। तो F का विमीय सूत्र क्या लिखते हैं भाई, mLT का पावर -2, आप जानते हैं पहले से। और R का विमीय सूत्र लेंथ है, तो लेंथ का विमीय सूत्र L होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा। और m1 m2 का मतलब कि m इंटू m, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, एक साथ m², तो m² हो गया इसका। अब इसको ऊपर रेस करके ले जाएंगे तो m² माइनस के साथ हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 है और ये -2 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, m का पावर -1 बचेगा। और l यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, l³ हो जाएगा और t का पावर -2। तो वही लिखा गया, m का पावर -1 l³ और t का पावर -2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग, याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो देखिए, तो यहाँ पे m का पावर -1 l³ t का पावर -2 है, m इंटू m होगा क्योंकि ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का m
और इस द्रव्यमान का क्या यम, तो यम इंटू यम होगा अपन आर स्क्वायर। तो आर एक तरह का क्या है, दूरी है, दो कोणों के बीच की दूरी। तो दूरी के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो ये स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो यहां से ये तो सेम लिखेंगे और ये m इंटू एम का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आर स्क्वायर का मतलब आर का एल होगा, तो आर स्क्वायर है तो एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसमें देखिए इसको सेम लिखेंगे और m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा और एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका घात का जो है चिन्ह है वो बदल जाएगा। अब सॉल्व करिए तो जरा m का पावर -1 और m का पावर +2 तो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ। और एल क्यूब और एल टू द पावर -2 है, तो एल क्यूब और एल टू द पावर -2, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस के साथ। ठीक है, और टी का पावर क्या, अब टी तो है ही नहीं है इसमें, तो टी का पावर -2 ऐसे ही लिख देंगे। तो अब क्या आ गया, m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर क्या -2। तो अब ये 1 1 क्या करेंगे, हम हटा सकते हैं, तो लिख सकते हैं m l t का पावर -2। अब आप दोनों इसको देखिए तो ये एक ही आया है, सेम सेम देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो भौतिक समीकरण है ये क्या है, संतुलित अवस्था में है। लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि ये क्या है भाई, अर्थात यह भौतिक समीकरण क्या है, संतुलित है और सही है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, यहां से हमने दे रखा है कि यह ऊंचाई से गिरते हुए पिंड द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2gh, इसके लिए विमीय संतुलन का परीक्षण कीजिए। ये आप लोगों को करना है इसी मेथड से। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखिएगा, राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र लिखिएगा, देखिएगा दोनों साइड का बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क ही समझिए है। अब आइए तीसरा करते हैं इसका, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ठीक है, कब कि यदि एक भौतिक राशि ऐसी हो जिसके बारे में अज्ञात हो कि वो किन किन राशियों पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि बल है, तो बल के बारे में आपको ज्ञात है कि ये दो कण के द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है और उनके बीच की दूरी पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो ये अगर पता हो कि दो ऐसा कण है जिसके लिए द्रव्यमान जो है निर्भर कर रहा है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर कर रहा है, उनके जो है वेट पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, तो हम जो है एक विमीय संतुलन के द्वारा उनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं विमीय विधि से। तो इसके लिए सबसे पहले मान लेंगे कि जो है कोई एक सरल लोलक है, इसके लिए हमने एक उदाहरण दे रखा है आपको, और इसके बारे में लिखा गया है यदि किसी भौतिक राशि के बारे में ज्ञात हो, कोई भौतिक राशि है उसके बारे में अगर ज्ञात हो कि वो किन किन राशियों भौतिक राशि पर निर्भर कर रही है, तो विमीय संतुलन द्वारा उनमें संबंध स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए उदाहरण से समझते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। माना एक सरल लोलक का दोलन काल, दोलन काल आप लोग पढ़ चुके हैं। दोलन काल T, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। दोलन काल किस पर डिपेंड करता है, तो लोलक के द्रव्यमान पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, लोलक के द्रव्यमान पर। सरल लोलक बनता कैसे है, एक धागा लीजिए और उस धागे में एक जो है कोई कण बांध दीजिए, कोई पिंड बांध दीजिए और किसी जो दृढ़ आधार से लटका दीजिए, तो क्या बन गया, सरल लोलक बन जाता है। यानी उसमें धागा होता है और एक पिंड होता है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। तो अब जो है सरल लोलक का दोलन काल मतलब अगर उसको एक तरफ ले जाके छोड़ दीजिए तो क्या करेगा, सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, तो उसमें दोलन काल होता है। तो यह दोलन काल किस पे डिपेंड करता है, यह दोलन काल इसमें दे रहा है कि द्रव्यमान लोलक के द्रव्यमान पर, धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। एक बात बताइए, सरल लोलक है, उसमें धागा है, उसमें एक पिंड बंधा हुआ है, नीचे दृढ़ आधार से लटका हुआ है, तो उसमें बल नीचे की तरफ उसके भार के कारण काम करेगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा, उस पर काम करेगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण उस पर काम करेगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो अब जो है यह दोलन काल किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, किस पर निर्भर कर रहा है, लोलक के द्रव्यमान पर। जितना ज्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ही बल नीचे लगेगा ज्यादा से ज्यादा, और धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण जी पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये तो पता चल गया कि ये भौतिक राशि हो गया T, और ये किन किन पर निर्भर कर रहा है, लोलक के द्रव्यमान पर, धागे की लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। तो अब इनके बीच संबंध स्थापित हो सकता है। तो अब संबंध स्थापित करने के लिए क्या करेंगे कि माना दोलन काल द्रव्यमान की घात a पर, भाई बीमा लिखेंगे ना, तो दोलन काल द्रव्यमान की घात a पर, लंबाई की घात b पर तथा गुरुत्वीय त्वरण की घात c पर निर्भर करता है। इतना मान लिया गया। अब आइए जो है तो ये यानी कि T इज प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती है, निर्भर कर रहा है किस पे, यम पे। तो यम की घात a
इंटू एल की घात बी इंटू जी की घात सी। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान की घात, देखिए द्रव्यमान की घात ए लिखा गया, तो द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं, तो एम की घात ए इंटू लंबाई की घात क्या बी, तो एल की घात क्या बी, और गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से दिखाते हैं, तो जी की घात किस पर निर्भर कर रही है? सी पर निर्भर कर रही है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो जानते हैं आप लोग ये कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट के ले लिया, एम का पावर ए इंटू एल का पावर बी इंटू जी का पावर क्या हो जाएगा? सी। सेम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं क्या कि ये जो बीमी विधि से ए बी और सी की वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर देते हैं, तो एक जो है पर्टिकुलर रिलेशन आ जाता है इनके बीच में। तो अब आइए ए बी और सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का क्या लिखते हैं? बीमीय सूत्र लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का बीमीय सूत्र बराबर राइट हैंड साइड का बीमीय सूत्र होगा कि नहीं होगा? बीमीय संतुलन में बीमीय सूत्र भाई, अब ये आप रिलेशन अगर इससे निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर दिखा रहा है, इसका मतलब बीमीय सूत्र दोनों साइड का क्या होगा? बराबर होगा। तो अब इसमें के जो है ये कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसका बीमा नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस जो वेरिएबल है एम एल और टी, वेरिएबल का मतलब जो जिसपे ये निर्भर कर रहा है, वेरिएबल नहीं बल्कि जिसपे ये निर्भर कर रहा है उसका बीमीय सूत्र लिखेंगे। तो ये टी आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का बीमीय सूत्र क्या होता है? टी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू एम द्रव्यमान है तो कैपिटल एम हो जाएगा इनटू ये क्या है? लंबाई एल, तो कैपिटल एल से लिखते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण हो या साधारण त्वरण, जैसे त्वरण जो आप जानते हैं कि ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है कोई पिंड, तो उसमें जो त्वरण होता है तो सबका बीमीय सूत्र एक ही होता है, आप याद रखेंगे। तो एल टी का पावर क्या होता है? -2। आप ये निकाल चुके हैं, डायरेक्ट लिखिए, का पावर क्या हो जाएगा? सी। अब चूंकि इसमें यम नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं यम का पावर 0, क्योंकि तुलना कराना है दोनों पक्षों का, तो यम का पावर 0 लिख सकते हैं। एल भी नहीं है तो एल का पावर 0 लिख सकते हैं, और टी, तो टी का पावर क्या है? 1, यानी कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। अब इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए आप, तो यम का पावर क्या हो जाएगा? ए, यम का पावर ए, एल का पावर देखिए ये बी है और इस पर भी तो एल का पावर आएगा, तो एल का पावर क्या आएगा? सी, तो बी प्लस क्या हो जाएगा? सी, तो यहां से b प्लस सी हो जाएगा, और t का पावर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2c हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पक्षों की बीमा की तुलना करने पर चलिए तुलना कर लीजिए बीमा की। तो यम का पावर क्या है? 0 है इधर, और इधर यम का पावर क्या है? ए है, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तो बीमा भी क्या होगा? इनका बराबर होगा, तो यानी कि ए की वैल्यू क्या मिल गई? 0। एल का पावर 0 है, इधर एल का पावर b प्लस सी है, तो दोनों बराबर होंगे आपस में, तो यानी कि b प्लस सी बराबर क्या मिल गया? 0। अच्छा, अब उसके बाद से t का पावर इधर 1 है और t का पावर इधर -2c है, तो यानी कि -2c इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, ठीक है। निकालेंगे c की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये 1 होगा, 1 होगा, तो ये c की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे ना इधर, तो -½ हो जाएगा। अब इस c की वैल्यू को यहां ले आकर रख दीजिए, तो ये b बराबर निकल के आ जाएगा आपका। अरे भाई यहाँ प्लस -½ लिखेंगे तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +½ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एबीसी की वैल्यू क्या हो गई? आ गई आपकी। अब इस एबीसी को उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे एबीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा भाई? टी बराबर के यम का पावर, देखिए ए का मान क्या है? हुआ 0, और इंटू एल का पावर क्या है? बी, तो बी का मान कितना है? हुआ ½ इंटू, और जी का पावर सी है, तो ये क्या है? -½ को नीचे लाइए, ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू के, और ये तो खत्म हो गया भाई, यम का पावर 0 का मतलब 1, ये हट गया। एल का पावर क्या? ½ ठीक है, अपॉन इसको प्लस करने के लिए नीचे लाइए, तो ये भी क्या हो जाएगा? ½ अब इसको आप लिख सकते हैं t बराबर अंडर रूट, यानी कि पावर ½ का मतलब रूट वैल्यू है ये, तो अब L/G का हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर L/G का इस तरह से लिख सकते हैं टोटल का पावर ½ ठीक है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब t बराबर और यहाँ k भी रहेगा, ठीक है, तो k और ये देखिए रूट लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ½ की वैल्यू होती है, अगर पावर ½ लगाए तो रूट वैल्यू होती है,
तो L अपान क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये देखिए एक पर्टिकुलर जो है सूत्र बन के आ गया, प्रयोगों द्वारा K का मान 2 पाई रखा गया, यानी कि प्रयोगों के आधार पर K की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, 2 पाई होती है, तो लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट L अपान क्या हो गया, G। तो यानी कि ये आपका एक परफेक्ट फार्मूला जो है बन के आ गया, परफेक्ट फार्मूला हो गया ये। अब इसी पर इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन यहां लिख रखा है आप लोगों के लिए, आप लोग करेंगे। किसी तनी तार की आवृत्ति L, तार पर लगे तनाव बल F, तार की लंबाई L, तार की प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान M पर निर्भर करती है, इसके बीच आप संबंध स्थापित कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरूर करेंगे इसी बिहाफ पे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखेंगे कि जो है आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन कर रखा है, यानी कि आप लोगों से आ गया जो है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट भरा टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक आप पूरी एनर्जी से पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।